हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ उमंग। अगर आपने सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, पहले आप उसे जाके देखिए। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट, द रशियन रिवॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि रशिया क्या है। तो इसका आंसर यह आता है, रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसका 70% पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है और 30% पार्ट यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इस हिसाब से रशिया एक यूरोपियन कंट्री भी है और रशिया एक एशियन कंट्री भी है। इसी के साथ आप सभी लोगों को रिवॉल्यूशन का मतलब भी पता होना चाहिए कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन की हम सिंपल टर्म में बात करें तो रिवॉल्यूशन को हम बोल सकते हैं चेंज, और द प्रोसेस in which the change is made in the country is known as revolution। जो एंटायर प्रोसेस की जाती है किसी भी कंट्री में, किसी भी प्लेस में कोई भी चेंज लाने के लिए, उसे हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और इसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रांति। हम सभी लोगों को पता है कि रशिया एक यूरोपियन कंट्री भी है, एशियन कंट्री भी है, और 1914 तक किसी भी यूरोपियन कंट्री में सोशलिस्ट की गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। लेकिन रशिया एक पहली यूरोपियन कंट्री बनी जिसमें सोशलिस्ट की गवर्नमेंट बन पाई, और यह पॉसिबल हुआ रशिया में अक्टूबर 1917 में। अक्टूबर 1917 में रशिया पहली यूरोपियन कंट्री बनी जिसमें सोशलिस्ट की गवर्नमेंट चली। अब बात आती है रशियन रिवॉल्यूशन क्या है। 1917 में, अक्टूबर 1917 में जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, उसे बनाने के लिए जो भी गतिविधियां हुई, जो भी प्रोसेस हुई, जो भी चेंजेस आए, जो सब मूवमेंट हुए, दैट ऑल टुगेदर इज नोन एज रशियन रिवॉल्यूशन। अब कैसे सोशलिस्ट गवर्नमेंट बन पाई, क्या क्या हुआ होगा, कैसे बन पाई, क्या क्या हुआ, क्या रशियन रिवॉल्यूशन था, उसे जानने के लिए हमें पहले रशियन एम्पायर को जानना पड़ेगा, रशियन कंट्री को जानना पड़ेगा कि उस टाइम पर रशियन कंट्री कैसी थी, रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उन्हें क्यों चेंज क्यों चाहिए था। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा कि रशियन कंट्री उस टाइम पे कैसी थी, क्या उसकी सिचुएशन थी। रशियन एम्पायर इन 1914 में सार निकोलस सेकेंड रशियन एम्पायर के रूलर थे, वो रशियन के लीडर थे। सार निकोलस सेकेंड 1894 में रशियन के रूलर बने थे और 1970 तक रशियन के रूलर रहे थे। उस टाइम की हम बात करेंगे रशिया की, तो उस टाइम का जो रशिया था उसमें मॉस्को के आसपास आने वाली कंट्रीज एरियाज इन्वॉल्व थे, जो प्रेजेंट टाइम में फिनलैंड है, पोलैंड के कुछ पार्ट हैं, यूक्रेन है, और उसके आसपास के जो पार्ट हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो रशिया था वो पैसिफिक ओशियन तक जाता था, और जो प्रेजेंट की सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, वो उस टाइम रशिया में आती थी। ये सारे एरियाज मिलके उस टाइम का रशिया बनाते थे, एक बहुत वास्ट एम्पायर जो कि एशिया और यूरोप दोनों का पार्ट कवर करता है। रशिया में जो ज़्यादातर लोग थे वो रशियन क्रिश्चियनिटी मानते थे, का जो मेन रिलीजन था वो था क्रिश्चियनिटी, वो भी रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो पुराने टाइम पीरियड से चलती आ रही थी क्रिश्चियनिटी, वही क्रिश्चियनिटी वहाँ पे वो लोग मानते थे। उसके अलावा एम्पायर में और तरह के रिलीजन मानने वाले भी लोग थे। वहाँ पे दो और तरह के क्रिश्चियन पाए जाते थे, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट से दो अलग तरह के क्रिश्चियन होते हैं जो कि रशिया में उस टाइम पाए जाते थे। इनके अलावा वहाँ पे मुस्लिम्स और बुद्धिज्म भी पाए जाते थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इकोनॉमी और सोसाइटी की हम बात करें रशिया की, तो 20th सेंचुरी स्टार्ट होने के टाइम मीन्स 1900 के टाइम जो रशिया में मेनली लोग थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन वॉज फार्मर्स, वो एग्रीकल्चर करके अपने लाइवलीहुड अर्न करते थे। 80% लोग रशिया के फार्मर्स थे। ये रेशियो बाकी यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा हायर है। रशिया के अलावा जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे कि फ्रांस को हम ले लें, जर्मनी को ले लें, उसमें 40 से 50% लोग फार्मर्स हुआ करते थे, लेकिन रशिया में बहुत ज़्यादा फार्मर्स थे। 85% लोग रशिया में फार्मर्स थे। वो लोग जो थे जो प्रोड्यूस करते थे गुड्स को, वो खुद के नीड्स के लिए भी प्रोड्यूस करते थे और मार्केट में बाहर बेचने के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स इन द वर्ल्ड। उस टाइम पीरियड पे रशिया वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ग्रेन्स का एक्सपोर्टर था। इसके साथ साथ
एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री भी वहाँ पर थी। इंडस्ट्री के लिए बोला जाता है इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स इन रशिया, मीन्स बहुत कम ना के बराबर इंडस्ट्रीज वहाँ पे पाई जाती थी। जो दो एरियाज हैं वहीं पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज पाई जाती थी, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, वहीं पे थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज पाई जाती थी। उसके अलावा किसी भी एरियाज में रशिया में इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलती थी। 1890 में जब रशिया में रेलवे एक्सपेंड हुआ, 1890s में जब रशिया में रेलवे एक्सपेंड हुआ, उस टाइम इंडस्ट्रीज इंक्रीज हो गई रशिया में। बहुत सारे फॉरेनर्स ने रशिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, उससे रशिया में इंडस्ट्री इन्वेस्ट हो गई, जिसका रिजल्ट ये निकला वहाँ पे जो कोल का प्रोडक्शन था वो डबल हो गया और जो आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन था वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। किसी किसी एरियाज में जो वर्कर्स थे और जो स्किल्ड मैन थे उनका नंबर 1 हो गया, वो बराबर हो गए। लगभग जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी, प्राइवेट पर्सन प्राइवेट कंपनीज इंडस्ट्री को ओन करे हुए थे। गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। बस गवर्नमेंट ये ध्यान रखती थी उन लोगों का कि जो वहाँ पे पीपल वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, उन्हें मिनिमम वेजेस मिले, कम से कम इतना पैसा मिले जितना गवर्नमेंट डिसाइड किया है, और वर्किंग आवर कम मिले। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाती थी। कुछ पार्ट में कंट्री के वर्किंग आवर 10 घंटे से लेकर 15 घंटे तक भी हुआ करते थे और उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती थी, बहुत कम पैसा मिलता था उन वर्कर्स को 10 घंटे से लेकर 15 घंटे तक वर्क करने के लिए, और उन लोगों की वर्किंग कंडीशंस भी कोई खास नहीं थी। कुछ इंडस्ट्री के लोगों उन्हें रूम्स प्रोवाइड करते थे रहने के लिए, और कुछ इंडस्ट्रीज़ के लोगों उन्हें एक बहुत बड़ा हॉल प्रोवाइड कर दिया करते थे जिसमें बहुत सारे बेड्स हुआ करते थे, तो उसमें लोग साथ में रहा करते थे। इस तरह की कुछ वर्कर्स की कंडीशन थी उस टाइम पीरियड में। जो वर्कर्स का सेक्शन था सोसाइटी में वो एक अलग ही सेक्शन था, अलग ही सोशल ग्रुप था सोसाइटी में जो वर्कर्स का था। कुछ वर्कर्स गांव से वहाँ पे आए हुए थे जो वर्किंग टाइम में इंडस्ट्री में आके वर्क किया करते थे और हॉलीडेज में जाके अपने गांव चले जाया करते थे, और कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो गांव से आके शहर में परमानेंटली बस गए थे, सिटीज़ में परमानेंटली वो लोग रहने लगे थे। जो वर्कर्स थे रशिया में उन्हें डिवाइड कर रखा था उनकी स्किल के बेसिस पे, कितना क्या उन्हें आता है उसके बेसिस पे वर्कर्स को आपस में ही डिवाइड कर रखा था। उसमें से जो मेटल वर्कर्स थे वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट समझते थे, अपने आप को सबका प्रधान समझते थे, सबका सुप्रीम समझते थे। उन्हें लगता था कि जो हमारी ऑक्यूपेशन है, जो हमारा काम है मेटल से डील करना, वो डिमांड करता है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा स्किल, इसलिए हम सबके हेड हैं, हम सबके एरिस्टोक्रेट्स हैं। ऐसा मेटल वर्कर्स अपने आप को समझते थे। 1914 तक 31% वुमेन एज अ लेबर वर्क करती थी इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज़ की तरह ही वहाँ पर भी वुमेन की कंडीशन बहुत बेकार थी। वुमेन को मैन से नीचा देखा जाता था, मैन से कम वेज वुमेन को मिलती थी सेम टाइम तक वर्क करने के लिए, कई बार मैन से हाफ या फिर मैन से 1/3 वेज वुमेन को मिला करती थी इंडस्ट्री पे वर्क करने के लिए। जिस तरह से वर्कर्स को डिवाइड कर रखा था वो उनकी क्लॉथिंग में भी दिखता था और मैनर्स में भी दिखता था। जिस तरह से आपस में बातचीत करते थे, जिस तरह से उनकी क्लॉथिंग थी, उन सभी चीज़ों में ये दिखता था कि वर्कर्स को आपस में डिवाइड कर रखा है। कुछ वर्कर्स ने मिलकर कुछ एसोसिएशंस बना लिए थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना लिए थे ताकि उनके मेंबर्स को अनएम्प्लॉयमेंट के केसेस में मदद कर सकें, या फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जब पैसे की कमी आए, तो वो आपस में एक दूसरे को मदद कर सकें। उसके लिए उन लोगों ने कुछ एसोसिएशंस बना रखे थे। वर्कर्स डिवाइडेड थे, उसके बावजूद भी अगर किसी को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था बिना मतलब के, या फिर किसी इंडस्ट्री में वर्कर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो सब लोग एक साथ मिल जाते थे और स्ट्राइक पे उतर जाते थे। ऐसा हुआ था वहाँ की मिल वर्कर्स में, वहाँ की टेक्सटाइल वर्कर्स में 1896 और 1897 में वहाँ के टेक्सटाइल वर्कर्स ने स्ट्राइक्स करी थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज वर्किंग आवर्स को लेके, वर्किंग कंडीशंस को लेके उन लोगों ने स्ट्राइक करी थी बहुत ज़्यादा 1896 और 1897 में। और मेटल इंडस्ट्री के वर्कर्स ने 1902 में स्ट्राइक करी थी वर्किंग कंडीशंस को लेके इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ। वर्कर्स के अलावा 85% जो रशियन के लोग थे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से अपनी अर्निंग करते थे, अपनी लाइवलीहुड कमाते थे। लेकिन जो रशिया की ज़्यादातर लैंड थी वो या तो नोबल्स के पास थी, या तो किंग के पास थी, या फिर चर्च के लोगों के पास थी।
मीन्स ज़्यादातर फार्मर्स दूसरों की लैंड पे वर्क किया करते थे, उनके पास खुद की लैंड नहीं थी, ज़्यादातर फार्मर्स लैंडलेस फार्मर्स थे और वो नोबल्स के, चर्च के या फिर किंग की लैंड पे वर्क किया करते थे, वहाँ के लीडर की लैंड पे वर्क किया करते थे। जो वहाँ के फार्मर्स थे, वहाँ के पीसेंट्स थे रशिया के, वो नोबल्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उनका कहना था कि तुम किंग की चापलूसी करके नोबल बने हो, तुम्हें ये पोस्ट किंग की सर्विसेज करके मिली है, तुम किंग की सेवा करते हो इसलिए तुम्हें सर्विस मिली है, तुमने हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, उल्टा हम तुम्हारी लैंड पे वर्क करते हैं, तो हम तुम्हारी लैंड पे वर्क करते हैं तो हमें प्रॉपर पैसे भी नहीं देते, प्रॉपर पे भी नहीं करते, इसलिए वो लोग नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता था। जो वहाँ के पीसेंट्स थे उनकी ये डिमांड थी किंग से कि नोबल्स की लैंड उन लोगों में दे दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किंग ने ऐसा नहीं किया। 1900 के आते आते रशिया के कुछ एरियाज़ में लोगों ने, जो लोग किराए पर रहते थे या फिर दूसरों के लैंड पे वर्क किया करते थे, उन लोगों ने अपने लैंडलॉर्ड्स को पे करने से मना कर दिया या फिर कुछ लोगों ने अपने लैंडलॉर्ड्स को मार दिया। 1902 में ये सारी घटनाएं बहुत कॉमन हो गई साउथ रशिया में, और 1905 आते आते ये सारी घटनाएं पूरी रशिया में बहुत कॉमन हो गई। लोगों ने अपने लैंडलॉर्ड्स को फॉलो करने से मना कर दिया और कुछ लोगों ने लैंडलॉर्ड्स को मार दिया। 1905 में ये थिंग्स बहुत कॉमन हो गई। जो रशियन के फार्मर्स थे, जो रशियंस के पीसेंट्स थे, जिनके पास खुद की लैंड हुआ करती थी, वो बाकी यूरोपियन पीसेंट्स थे, बाकी कंट्री के फार्मर्स से बहुत डिफरेंट थे। वो लोग एक पॉलिसी फॉलो करते थे रशियन के फार्मर्स। उन लोगों ने ग्रुप्स बना रखे थे और वो ग्रुप्स में अपनी लैंड को डिवाइड किया करते थे। जैसे कि कंट्री में एक टाइम पीरियड के बाद इलेक्शंस हुआ करते हैं, इसी तरह से वहाँ के जो फार्मर्स थे वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सभी लोग, कुछ फैमिली मेम्बर्स मिलके अपनी लैंड को साथ में इकट्ठा कर लेते थे और उस लैंड को लोगों की फैमिलीज़ की नीड के हिसाब से उनमें बांट दिया करते थे। जिस फैमिली की जितनी नीड है उसे उतनी बांट दिया करते थे वो लैंड को। कुछ लोगों ने ऐसे ग्रुप्स बना रखे थे, ये पीरियडिकली कुछ टाइम पीरियड में वो लोग करते रहते थे। जैसे कंट्री में एक टाइम पीरियड के बाद इलेक्शन होते हैं, इसी तरह से वो लोग अपनी लैंड को एक टाइम पीरियड के बाद जो फैमिली मेम्बर को जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग बांट दिया करते थे। ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, वो सभी लोग मिलके कॉमन बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं। तो जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो अपने आप में ही एक सोशलिस्ट हैं। सोशलिज्म इन रशिया 1870 के बाद और 1870 तक सोशलिज्म के आइडियाज़ लगभग पूरे यूरोप में स्प्रेड हो चुके थे। और जैसे कि रशिया भी एक यूरोपियन कंट्री है, तो रशिया में भी सोशलिस्ट के आइडियाज़ आ चुके थे। 1914 के पहले रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था, क्योंकि रशिया में चल रही थी ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट, मीन सिंगल पर्सन का रूल, इस तरह की गवर्नमेंट रशिया में चल रही थी। तो रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना इलीगल था 1914 के पहले। जैसे कि सोशलिस्ट रशिया में भी पहुंच चुका था, तो कुछ सोशलिस्ट जो कि कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स थे, उन्होंने 1898 में एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, जो कि वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ रही थी, जो डिमांड कर रही थी कि वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस मिले, प्रॉपर जॉब सिक्योरिटी मिले, प्रॉपर वेजेस मिले। इसके अलावा एक अनदर सोशलिस्ट ग्रुप था जिसका मानना था कि जो फार्मर्स हैं रशिया के, वो अपने आप में एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो एक टाइम बाद अपनी लैंड को इकट्ठा कर लेते हैं और इक्वली डिवाइड कर देते हैं लोगों के नीड के हिसाब से। तो ये एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो उन लोगों का मानना था कि रशिया के फार्मर्स एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। वो ये चाह रहे थे कि वर्कर्स की बजाय अगर हम फार्मर्स को अपने रेवोल्यूशन मूवमेंट में ऐड करते हैं तो हमें जल्दी आज़ादी मिल पाएगी, जल्दी हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट बना पाएंगे। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और सोशलिस्ट धीरे धीरे पूरे रशिया में स्प्रेड होता गया। 1900 में कुछ सोशलिस्ट ग्रुप ने एक पार्टी फॉर्म करी जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, जो कि पीसेंट्स के राइट्स के लिए लड़ रही थी। और उसका कहना था कि जो लैंड नोबल्स के पास है उस लैंड को पीसेंट्स को दे देना चाहिए। लेकिन इस पार्टी की इस बात से रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एग्री नहीं थी कि पीसेंट्स की जो नोबलिटी की लैंड है, नोबल्स की लैंड है, वो पीसेंट्स को दे देनी चाहिए। एक दूसरा सोशलिस्ट लेनिन, उनका ये मानना था कि जो पीसेंट्स हैं कंट्री में, जो रशिया में पीसेंट्स हैं, वो यूनाइट नहीं है, वो एकजुट नहीं है। कुछ पीसेंट्स तो बहुत ज़्यादा पुअर हैं,
कुछ पीसेंट्स बहुत ज़्यादा रिच हैं, कुछ पीसेंट्स लेबर की तरह मजदूर की तरह काम करते हैं, तो कुछ पीसेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा पैसा है। तो पीसेंट्स में आपस में डिफ्रेंशिएशन है, आपस में इतने डिफरेंसेस हैं, तो वो एकजुट होके एक कंट्री में एक गवर्नमेंट बनाने के लिए कैसे लड़ सकते हैं, ये मानना था लेनिन का। द 1905 रिवॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे 1905 में रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में। जो रशिया में गवर्नमेंट थी वो ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट थी, जिसमें सिंगल पर्सन रूल चलता है। जो वहाँ का रूलर था त्सार निकोलस सेकेंड, उसी के पास ही पूरी पावर्स थी। वो किसी को भी उसे जवाब नहीं देना पड़ता था कि क्या वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। इसके खिलाफ जो लिबरल्स थे, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी के साथ वर्कर्स और पीसेंट्स के साथ मिलके रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया और डिमांड करी 1905 में कि रशिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट कंट्री रशिया बनेगी और रशिया का एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसके तहत वहाँ का लीडर, वहाँ का रूलर वर्क करे। इस बात का रशिया की पूरी कंट्री में बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत सारे नेशनलिस्ट ने उन्हें सपोर्ट किया और बहुत सारे मुस्लिम्स ने सपोर्ट किया। बहुत सारे मुस्लिम के धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। जो 1904 का टाइम पीरियड था वो रशिया के वर्कर्स के लिए बहुत बेकार टाइम पीरियड था। 1904 में अचानक से मार्केट में गुड्स की प्राइस बढ़ गई थी थोड़ी, और जो इंडस्ट्री के ओनर्स थे उन लोगों ने जो वर्कर्स की वेजेस थी वो 20% कम कर दी थी। जो उनकी एक्चुअल वेजेस थी उससे 20% वेजेस कम कर दी थी। 1904 में ही वर्कर्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। उन लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसका नाम है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। जब 20% वेजेस कम हो जाने के कारण वर्कर्स सफ़र कर रहे थे, उसी टाइम पीरियड में जब असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 मेंबर को पुतिलव आयरन वर्कर्स ने निकाल दिया, उस टाइम प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स ने बोला कि हमें इंडस्ट्री के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ऐसे कैसे उन्होंने इन 4 वर्कर्स को निकाल दिया। उसी के कुछ दिन बाद लगभग 1,10,000 वर्कर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि कैपिटल है रशिया का, वहाँ पे स्ट्राइक कर दी, डिमांड करी कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं उसे 8 घंटे कर दो। जो हमारे वर्किंग आवर्स 10 से 15 घंटे में वर्क करना पड़ता है उसे रिड्यूस करके 8 घंटे हमारे वर्क करो, हमारी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो, हमारी वेजेस बढ़ाओ। इसको लेके लगभग 1,10,000 लोगों ने रशिया की कैपिटल सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक कर दी। 22 जनवरी 1905 को यही प्रोसेशन, यही ग्रुप ऑफ पीपल, इनके हेड फादर गोपन के साथ पहुंचे विंटर पैलेस यहाँ पे वहाँ का रूलर रहा करता था, वहाँ पहुंचे। वहाँ पे पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया, पुलिस ने इन पर अटैक कर दिया। उस अटैक में लगभग 100 लोग मारे गए और 300 लोग चोटिल हो गए, 300 लोग जख्मी हो गए। इस इंसिडेंट को रशिया के लोगों ने नाम दिया द ब्लडी संडे। और इसके बाद लगातार बहुत सारे इवेंट चालू हो गए, बहुत सारे तरह के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए कंट्री में। उन सभी प्रोटेस्ट को हम साथ में बोलते हैं 1905 रिवॉल्यूशन। लगभग पूरी कंट्री में इसके बाद स्ट्राइक स्टार्ट हो गई। यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स ने निकल के स्ट्राइक करना स्टार्ट किया कि लोगों को फ्रीडम कम मिले हैं। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सभी लोगों ने अपने एसोसिएशंस बना लिए, यूनियंस बना लिए और डिमांड करी कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए जो कि रूलर्स के राइट्स पे लिमिट लगाए, रूलर्स के राइट्स को रोके। 1905 के रिवॉल्यूशन के टाइम जो रशिया का रूलर था त्सार निकोलस सेकेंड, वो एग्री हो गया कि यहाँ पे एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाई जाएगी जिसको नाम दिया गया दूमा। जिस टाइम पे रिवॉल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे कंट्री में बहुत सारे एसोसिएशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे यूनियंस बनाए गए थे। तो 1905 के बाद जो वहाँ का रूलर था निकोलस त्सार, उसने सारे यूनियंस, सारे एसोसिएशंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। और तो और कंट्री में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उन पे भी थोड़ी रोक लगा दी। कंट्री कुछ भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, लोग अपने आप से कंट्री में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन सब में भी रोक लगा दी। जो त्सार था वो नहीं चाहता था कि कोई भी लोग उस पर क्वेश्चन करें, जो भी वो पॉलिसीज़ बना रहा है कोई भी लोग उस पर क्वेश्चन करें, चाहे वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के मेंबर ही क्यों ना हो। वो पार्लियामेंट इलेक्ट होने के 75 डेज़ के बाद
फर्स्ट दूमे को उसने डिसमिस कर दिया और अगला दूमा उसने 3 महीने के अंदर फिर इलेक्ट कर दिया। कुछ टाइम बाद उसने वोटिंग राइट्स को चेंज कर दिया और थर्ड पार्लियामेंट बना के खड़ी कर दी, जिसमें उसने सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व किया था, लिबरल्स को बाहर रखा था। उसने ऐसा इसलिए किया था बिकॉज कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन गवर्नमेंट को ट्रेडिशनल फॉर्म में ही देखना चाहते हैं। तो जबकि कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन गवर्नमेंट को ट्रेडिशनल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो कोई उससे क्वेश्चन ही नहीं करेगा और जैसी गवर्नमेंट चल रही है वैसी चलती रहेगी। और लिबरल्स को बाहर रख के उसने लिबरल्स का मुंह बंद कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। 1914 में यूरोप की कंट्री में वॉर छिड़ गया। 2 ग्रुप बन गए यूरोप की कंट्रीज़ के और वो लोग आपस में लड़ने लगे। एक साइड पे थी जर्मन, ऑस्ट्रिया एंड टर्की और दूसरी तरफ लड़ रहे थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। इन दोनों ग्रुप्स के बीच 1914 में वॉर छिड़ गया यूरोप में। हर एक कंट्री का एम्पायर यूरोप में और यूरोप के बाहर भी था। यूरोप के बाहर भी रशिया हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सभी रूल कर रही थी। इसके चलते यूरोप में भी और यूरोप के बाहर भी वॉर स्टार्ट हो गई। इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि स्टार्ट हुआ 28 जुलाई 1914 में। स्टार्टिंग में रशिया के लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बहुत सपोर्ट किया और वर्ल्ड वॉर का रशिया में बहुत क्रेज था। इसके चलते रशिया के लोगों ने जो उसका रूलर था, जो उसका किंग था त्सार निकोलस सेकेंड, उसके खिलाफ रैली निकालना स्टार्ट करी, उसका अपोज करना स्टार्ट कर दिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप दोनों में ही अलग अलग तरीके से चल रही थी। जो हमारा वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है, जो फ्रांस वाला पार्ट है, वहाँ पे लोगों ने बंकर बना रखे थे, खाई बना रखी थी और उसमें बैठकर लोगों वॉर लड़ रहे थे। और उसका दूसरा पार्ट जो हमारा ईस्टर्न यूरोप है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग सामने से जाके सीधे अटैक कर रहे थे और बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हो रही थी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। ऐसी कुछ तरह से वॉर चल रहा था। 1914 और 1916 के बीच रशिया ने अपनी बहुत सारी आर्मी गंवा दी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से वॉर लड़ते लड़ते। इसके साथ ही रशिया की इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इस वॉर के चलते चलते। वैसे ही रशिया में इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी और वॉर हो जाने के कारण जर्मन ने उनके बॉर्डर्स पे कब्जा कर रखा था। तो बाहर से जो सप्लाई आता था, बाहर से जो सामान आता था, वो सामान आना रशिया में बंद हो गया था। इसके चलते बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई बिकॉज उन्हें रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था या जो भी उन्हें सामान चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। 1916 में रेलवे लाइन लोगों ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। रेलवे लाइन टूटी गई, रेलवे लाइन तोड़ना स्टार्ट हो गई। बॉर्डर्स पे जब सोल्जर्स की कमी पड़ी तब जो लोग फिजिकली फिट थे उन लोगों को कंट्री से उठा के बॉर्डर्स पे भेजा गया। उसके चलते कंट्री में लेबर की शॉर्टेज आ गई और बहुत सारी वर्कशॉप उससे भी बंद हो गई और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड आर्मीज को सप्लाई किया जा रहा था, बॉर्डर पे सप्लाई किया जा रहा था। उसके चलते कंट्री के अंदर, रशिया के अंदर फूड की शॉर्टेज आ गई। 1916 तक बहुत ज़्यादा भुखमरी की कंडीशन बन गई रशिया में और रेगुलर फूड की शॉप्स पे दंगे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए थे। 1917 आते आते लगभग 7 मिलियन लोग, लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे इस वॉर में। उस टाइम पीरियड में जर्मन और ऑस्ट्रिया ने सोचा कि हमें अब वॉर नहीं लड़नी चाहिए, हमें बैकवर्ड स्टेप ले लेना चाहिए। उस टाइम पीरियड में रशियन की आर्मी ने, जब जर्मन और ऑस्ट्रिया बैकवर्ड स्टेप लेने चाहते थे, उस टाइम पीरियड में रशिया की आर्मी ने उनकी क्रॉप्स को, बिल्डिंग्स को जला दिया ताकि जो रशिया और ऑस्ट्रिया की आर्मी है वो रास्ते में ही मर जाए। उसके चलते लगभग 3 मिलियन रेफ्यूजीज रशिया में आ गए। लगभग 30 लाख लोग रशिया में आ गए। जिस रशिया की कंडीशन 1916 से ही ख़राब थी, फूड की शॉर्टेज चल रही थी, उस रशिया में 30 लाख लोग शरणार्थी बनकर, रेफ्यूजीज बनकर और आ गए। इस चीज़ को वहाँ के लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। इस बात से वहाँ की आवाम, वहाँ की पब्लिक बहुत नाखुश थी किंग को लेके, बिकॉज कंट्री में वैसे ही फूड की शॉर्टेज थी और 30 लाख लोग, 3 मिलियन लोग कंट्री में और आ गए थे। और दूसरी तरफ जो सोल्जर्स थे वो थक चुके थे और सोल्जर्स नहीं चाहते थे कि अब और वॉर हो। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। 1905 में हमने पढ़ा था कि 1905 में
रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद 1917 में एक फरवरी में एक बार फिर से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ रशिया में। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। 1917 का टाइम है, रशिया में वर्ल्ड वॉर चल रही थी और वर्ल्ड वॉर के चलते लगभग 3 मिलियन लोग रशिया में आए थे। शरणार्थी के तौर पर रशिया में आकर रहने लगे थे लगभग 3 मिलियन लोग। रशिया में ऑलरेडी फूड की शॉर्टेज थी और अब और भी दिक्कत आने वाली थी। जो पेट्रोग्रेड है वो अब रशिया का कैपिटल बन चुका है। पेट्रोग्रेड के पहले सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का कैपिटल हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो पेट्रोग्रेड रशिया का कैपिटल बन चुका है। और पेट्रोग्रेड की हालत बहुत ख़राब है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं या फिर उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता। इस सब के बीच ही एक डेट आती है 22 फरवरी। उस डेट को पेट्रोग्रेड की एक इंडस्ट्री लॉकआउट कर देती है और कुछ गाइडलाइंस जारी करती है और अपने वर्कर्स से बोलती है अगर तुम इस गाइडलाइंस को फॉलो कर पाओगे तो ही फैक्ट्री में वर्क करने के लिए आओ, अदरवाइज फैक्ट्री में वर्क करने के लिए मत आओ। उस लॉकडाउन के प्रोटेस्ट करने के लिए सेम डेट में 50 फैक्ट्री के वर्कर्स स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर देते हैं और पूरे पेट्रोग्रेड में स्ट्राइक ऑर्गेनाइज हो जाती है। उस स्ट्राइक का वुमेन भी पार्ट बनती हैं, वुमेन भी अपने लेवल पे स्ट्राइक कर रही हैं। इस स्ट्राइक को कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया है, वर्कर्स खुद के लेवल पे ही स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है और वो सभी डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए वहाँ की जो ऑफिशियल बिल्डिंग है उसके आसपास पहुँचते हैं। उस टाइम पे गवर्नमेंट कर्फ्यू डिक्लेयर कर देती है और कर्फ्यू के चलते चलते शाम तक पूरी पेट्रोग्रेड सिटी शांत हो जाती है। फिर 25 फरवरी को जो गवर्नमेंट है वो दूमा को सस्पेंड कर देती है। जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी दूमा, उसे सस्पेंड कर देती है गवर्नमेंट 25 फरवरी को। उसका बहुत सारे पॉलिटिशियन प्रोटेस्ट करते हैं और एक बार फिर 26 फरवरी को प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज अब दूमा भी सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होता है। जो वहाँ की सड़कें हैं पेट्रोग्रेड की, उसमें हर एक पर्सन प्रोटेस्ट कर रहा है हाथ में स्लोगन्स लेके अलग अलग तरीके से। जो किंग है वो अपनी पुलिस फोर्स को ऑर्डर करता है, जो रूलर अपनी पुलिस फोर्स को ऑर्डर करता है कि इन लोगों पर फायरिंग कर दो, लेकिन जो पुलिस फोर्स है वो मना कर देती है कि मैं डेमोन्स्ट्रेटर्स पे फायरिंग नहीं करूँगा। और उनमें से ही एक दो पुलिसमैन बगावत कर देते हैं, गवर्नमेंट को धोखा दे देते हैं और वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। शाम तक कुछ सोल्जर्स और कुछ वर्कर्स मिलके साथ में गैदर होते हैं और एक सोवियत बनाते हैं, काउंसिल बनाते हैं। उसी जगह पे यहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, जिस जगह पे वो दूमा बनाया गया था उसी जगह पे वो लोग सोवियत या फिर एक काउंसिल बनाते हैं। उसे नाम दिया गया है पेट्रोग्रेड सोवियत। 2-3 दिन निकल जाने के बाद जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो निकोलस सेकंड को एडवाइस करते हैं कि अब आपका रूल और ज़्यादा टाइम तक कंट्री में नहीं टिक पाएगा, तो अब बेटर रहेगा कि आप अपना रूल ख़त्म कर दीजिए और अपनी पावर्स को छोड़ दीजिए। और निकोलस मिलिट्री कमांडर्स की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही करता है और मार्च 2 को वो अपनी सारी पावर्स को छोड़ देता है। उसके बाद जो दूमे के कुछ लीडर्स हैं और जो कुछ सोवियत लीडर्स हैं वो अपनी एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, एक टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और उनका कहना है जो रशिया का फ्यूचर है वो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिसाइड करेगी जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू बनाई जाएगी। वो मिलके रशिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ऐसा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कहना है। इसके चलते जो मोनार्की गवर्नमेंट चल रही थी रशिया में अभी तक, वो फरवरी 1917 में एंड हो जाती है। जो कंट्री में प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई है, कुछ आर्मी के मेंबर्स, कुछ लैंडलॉर्ड्स और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट उस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सपोर्ट में लगभग बहुत सारे लोग रशिया के हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा ग्रुप है लिबरल्स और सोशलिस्ट का जो चाहते हैं कि कंट्री में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बने। वो लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है। 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद निकोलस सेकंड ने जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर में आने के बाद हटा देती है। और जैसे कि पेट्रोग्रेड में सोवियत बनाया गया था, उस टाइप के सोवियत रशिया के बाकी कंट्रीज़ में भी बनाए जाते हैं। रशिया की बाकी प्लेसेस में भी, बाकी स्टेट्स में, रशिया के बाकी एरियाज़ में भी ऐसे सोवियत बनाए जाते हैं। अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन जो एक बोल्शेविक ग्रुप है, एक ग्रुप चला रहे हैं व्लादिमीर लेनिन, सोशलिस्ट ग्रुप है एक, उसका नाम है बोल्शेविक। अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन रशिया वापस आ जाते हैं। रशिया वापस आने के बाद वो ऑब्जर्व करते हैं
कि अब ये टाइम आ गया है जिस टाइम पे सोवियत को अपने आप में पावर्स लेने चाहिए, सोवियत को कंट्री में रूल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। वो आने के बाद अपने कुछ डिमांड्स रखते हैं, अपनी 3 डिमांड्स रखते हैं और उस डिमांड्स को कहा जाता है अप्रैल थीसिस। उनकी 3 डिमांड्स में वो ये बोलते हैं, पहला ऑर्डर करते हैं कि जो वॉर चल रहा है उसे यहीं एंड कर, उस वॉर को यहीं एंड कर देना चाहिए। सेकंड वो बोलते हैं कि जो लैंड है, नोबल्स के पास जो लैंड है उसे पीसेंट्स को दे देना चाहिए। और थर्ड थिंग वो बोलते हैं कि जो बैंक हैं उन्हें नेशनलाइज कर देना चाहिए, जो प्राइवेट बैंक हैं वो गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। इन डिमांड्स को कहा जाता है अप्रैल थीसिस। जो लेनिन की ये डिमांड है इसे अप्रैल थीसिस कहा जाता है। इसके साथ ही साथ वो अपनी खुद की पार्टी, खुद के ग्रुप, बोल्शेविक ग्रुप से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना नेम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख लें, क्योंकि फ्यूचर में वो एक कम्युनिटी के लिए, एक कॉमन गोल के लिए वर्क फंक्शन करने वाले हैं, इसलिए वो अपना नेम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख लें। स्टार्टिंग में जो बोल्शेविक ग्रुप के लोग होते हैं वो लेनिन की इस बात से एग्री नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का टाइम नहीं आया है और अभी कुछ टाइम तक हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है वो लोग समझ जाते हैं लेनिन की बात सही है और वो लेनिन को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। समर 1917 का जो समर का टाइम पीरियड आता है, उस टाइम पीरियड में वर्कर्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है रशिया में। बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स अपनी कमिटी बनाते हैं और अपने ओनर्स से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं कि जिस तरह से तुम इंडस्ट्रीज चला रहे हो क्या वो तरीका सही है या गलत है। इस तरह के वो लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो भी अपनी कमिटीज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अपने लीडर्स से क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि उसकी पावर कम हो रही है और जो लोग हैं वो बोल्शेविक के इफेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। ये देखते हुए वो जो वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पे बैन लगा देती है और कुछ लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है। जुलाई 1917 के टाइम जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे वो लगभग सभी बोल्शेविक लीडर्स के द्वारा लीड किए जा रहे थे। तो बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को उठा के जेल में डाल दिया जाता है और कुछ बोल्शेविक लीडर जान बचाने के चक्कर में कहीं छुप जाते हैं या फिर वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसी कुछ कंडीशन चल रही थी। उसी कंडीशन में जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, जो पीसेंट्स के लिए वर्क करती है, वो डिमांड करती है कि एक बार फिर लैंड को कलेक्ट करके पीसेंट्स में इक्वली बांट देना चाहिए। उसके लिए एक लैंड कमेटी बनाई जाती है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो उसके चलते जुलाई 1917 में पीसेंट्स लैंड को अपने कब्जे में ले लेते हैं और खुद के कब्जे में लेके सीज कर लेते हैं, खुद के कंट्रोल में लैंड ले लेते हैं और वो लैंड को लगभग 3 महीने तक अपने कब्जे में रखते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर 1917 तक वो लैंड पीसेंट्स के ही कब्जे में रहती है। धीरे धीरे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है और जो बोल्शेविक ग्रुप है उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जाती हैं और उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाते हैं। लेनिन को डर है कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट कंट्री में डिक्टेटरशिप इस्टाब्लिश ना कर दे। उसके लिए लेनिन सितंबर में कुछ डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस तरह से हम प्रोविजनल गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो बोल्शेविक सपोर्टर आर्मी में है, इंडस्ट्रीज़ में है, फैक्ट्रीज़ में है, सोवियत में है, उन सबको साथ में बुलाया जाता है। 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन है बोल्शेविक ग्रुप के सपोर्टर, वो बोल्शेविक पार्टी के लोगों को और पेट्रोग्रेड सोवियत के लोगों को इस बात के लिए रेडी कर लेते हैं कि अब टाइम पीरियड आ गया है कि हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर छीननी होगी और हम पावर छीनेंगे। इस बात के लिए वो पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के लोगों को एग्री कर लेते हैं। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी। इस कमेटी का काम है प्रोविजनल गवर्नमेंट से पावर छीन लेना, पावर सीज कर लेना और पावर बोल्शेविक ग्रुप के अंडर ले लेना, पावर सोशलिस्ट ग्रुप के अंडर ले लेना। ये सब चीज़ किस डेट को करा जाना है वो डेट अभी डिसाइडेड नहीं है। कंट्री में बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा अपराइजिंग बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन बढ़ जाते हैं। उसके चलते 24 अक्टूबर को जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है केरेंस्की, वो पेट्रोग्रेड छोड़ के चला जाता है। जो पेट्रोग्रेड सिटी है वो छोड़ के वहाँ का प्राइम मिनिस्टर 24 अक्टूबर को केरेंस्की वहाँ से चला जाता है और उसी दिन मिलिट्री ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लेती है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स को लूटने लगती है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लेती है और जो मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी बनाई गई थी वो अटैक कर देती है, ऑफिशियल बिल्डिंग्स को अपने अंडर ले लेती है, ऑफिशियल्स को अंडर ले लेती है, टेलीफोन लाइन डिस्ट्रॉय कर देती है, टेलीग्राम लाइन डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके चलते 24 अक्टूबर 1917 को शाम तक आते आते जितने भी ऑफिशियल्स बच जाते हैं वो सब बोल्शेविक के अंडर सरेंडर कर देते हैं और
24 अक्टूबर को शाम तक पूरी की पूरी पावर बोल्शेविक के अंडर आ जाती है, जो पॉसिबल हो पाया था मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो उन लोगों ने बनाई थी। इसके तहत तो अक्टूबर 1917 में, जो कि अभी तक सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं आई थी, वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट फाइनली रशिया में आ जाती है और रशिया फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन जाती है जिसमें सोशलिस्ट का रूल आ गया था। अब सोशलिस्ट तो आ गए थे, अब हमें देखना ये है कि सोशलिस्ट ने कंट्री में क्या क्या किए। अक्टूबर में सोशलिस्ट कंट्री में आ चुके हैं, अब सोशलिस्ट ने कंट्री में क्या क्या किए, अब हमें वो देखना है और वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करूँगा जितनी मेहनत हम लोग वीडियो बनाने में कर रहे हैं उतने ही अच्छे से आपने इस वीडियो को देखा है और आपको अभी तक का चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, चैप्टर समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो इन लॉकडाउन के दिनों में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख पाएँ। और इस चैप्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम इस चैप्टर का फाइनल पार्ट रिलीज़ करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से अक्टूबर के बाद सोशलिस्ट गवर्नमेंट ने फंक्शन करना स्टार्ट किया। तो उसके लिए जुड़े रहिए, बने रहिए स्टडी विद उमंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।